सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय वीडियो। और स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं भारत में डेनिश और फ्रांसीसी। तो देखिए, डेनिश कौन थे आप लोगों को नहीं पता होगा, फ्रांसीसी तो आपको पता होगा, जो फ्रांस से आए थे उन सबको फ्रांसीसी कहते हैं। और जो डेनिश थे उन सब के बारे में आपको नहीं पता होगा कि डेनिश जो थे वो कहाँ से थे, कौन थे और कहाँ से आए थे, ठीक ना। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग वही सब के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, भारत में फ्रांसीसी और डेनिश के बारे में। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने पहले पोर्टुगीज पढ़ चुका है, जो भारत में पुर्तगाली और जो डच आए थे उन सब के बारे में। तो एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ, ताकि मेरे को लगता है कि आप लोग भूल गए होंगे, इसलिए जो नए बच्चे आए हैं उनके लिए है। देखिए पहले क्या है, जो 1498 में जो वास्को ड गामा थे, वास्को ड गामा ने पुर्तगाल से इंडिया तक की सी रूट ढूंढ ली थी। उससे पहले कोलंबस भी निकले थे। कोलंबस जब निकले थे वो क्या किए थे, रखा गया था, इनाम रखा गया था कि जो भारत का रास्ता ढूंढेगा उसे इनाम मिलेगा। तो जो कोलंबस थे, क्रिस्टोफर कोलंबस, उन्होंने क्या किया, वो बड़े झूठे आदमी थे। पहली बात, वो जब खोज करने के लिए निकले 1493 में निकले, तो वो पहुंच गए वेस्ट इंडीज में, जिसे हम लोग आज के टाइम पे वेस्ट इंडीज कहते हैं। तो जब वहां पे पहुंचे तो उन लोगों ने सुना था कि भारत के जो लोग होते हैं वो मतलब थोड़े गोरे होते हैं, उतने भी काले नहीं होते, मतलब मिड होते हैं, न ज्यादा गोरे न ज्यादा काले। तो वहां पे जब वेस्ट इंडीज में पहुंचा वास्को आपके कोलंबस पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि यार यहाँ पे तो लोग काले काले हैं, इतने काले हैं। तो उसने सोचा कि अरे ये क्या, मैं कहीं और तो नहीं आ गया। मगर फिर उसने कहा नहीं, मैं क्यों, उसने कह दिया कि ये यही इंडिया है। वहां पे उसको इंडीज कह दिया गया, वेस्ट इंडीज, वेस्ट में है ना, वेस्ट इंडीज, इसलिए उसका नाम पड़ा, क्योंकि कोलंबस ने कहा ये इंडिया है। मगर बाद में पता चला कोलंबस झूठ बोल रहे थे, वो उसका नाम इसलिए वेस्ट इंडीज रख दिया गया। बाद में 1498 में वास्को ड गामा जो थे, वास्को ड गामा आए और यहाँ पे जैसे केप टाउन पे रुके थे, अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका में सबसे नीचे है, वहां पे रुके थे। तो वहां पे वो सोच रहे थे कि अब आगे जाएं कि ना जाएं, क्योंकि आगे सिर्फ समुद्र ही समुद्र दिख रहा था। आप लोगों को मैप याद होगा तो आपको पता होगा कि अफ्रीका के बाद से सब समुद्र ही समुद्र दिख रहा था। तो सोच रहे थे यार जाएं कि ना जाएं। तो गुजरात के जो एक व्यापारी थे, जो कि उस समय वहां पे आए हुए थे व्यापार करने के लिए, ठीक, मैंने उनका नाम आपको पिछली वीडियो में अपने पोर्टुगीज वाले में बताया है, ठीक ना। अगर आप लोगों ने उसे याद रखा होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक। तो वो दोनों लोग, वो वास्को ड गामा ने उनसे कहा कि हमको यार इंडिया जाना है। तो उस आदमी ने कहा, जो गुजरात से थे, उन्होंने कहा कि हम तो इंडिया से ही है, चलोगे क्या। तो वो भी चले गए। दोनों लोग कालीकट पहुंचे थे। बाकी की कहानी मैंने अपनी पोर्टुगीज वाले में बताई, अगर इसमें बता दूंगा ना तो सब बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। तो हम लोगों को बेसिकली जानना है कि किस लिए वास्को ड गामा ने, जो इस यूरोप के लोग थे, यूरोप के लोग इंडिया के पीछे क्यों पड़े हुए थे। तो इसका मेन रीजन है क्योंकि मसालों के कारण। भारत में मसाले पाए जाते हैं और जो मसाले थे वो यूरोप में नहीं पाए जाते, और यूरोप में ठंडी पड़ती है, और देखिए ठंडी लगती है तो सब मसाले खाते हो ना। इसीलिए हम लोग क्या होता है, जो गरम मसाले थे उन लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थे, जो कि वो लोग पैदा नहीं कर पाते थे, जो मसाले होते थे। इसलिए वो क्या करते थे, उनके जो एग्रीकल्चर होता था इंडिया में होता था, तो बाकी सारे लोग आए थे। तो पोर्टुगीज के देखते देखते डच आए, फिर डेनिश आए, फ्रांसीसी आए, उसके बाद अंग्रेज आए। तो उन लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों ने तो सबको खत्म कर दिया, खाली अपना राज चलाए, ठीक। तो आज हम लोग डेनिश के बारे में पढ़ते हैं। इंट्रो काफी लंबा हो गया। तो देखिए डेनिश कह रहा है, डेनिश जो थे ना डेनमार्क के निवासी थे। डेनिश कहाँ के थे, डेनमार्क के निवासी। जो आपके यूरोप का मैप अगर आप लोगों ने देखा हो तो पोर्टुगल के ऊपर की तरफ है डेनमार्क, जो है ना। तो डेनमार्क के लोग, उन्होंने सोचा ना कि देखो ये हर जगह, ये जो पोर्टुगीज हो गए, ये सब डच हो गए, ये सबके सब इंडिया में जा जाके वहां से ला रहे हैं मसाले, और यूरोप में महंगा महंगा बेच रहे हैं। तो डेनमार्क के लोगों ने सोचा क्यों ना हम भी जाए। तो ये लोग भी जो वास्को ड गामा थे, वास्को ड गामा के रास्ते पे चले गए और इंडिया आके पहुंचे, ठीक ना। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के पश्चात डेन व्यापारी 1616 में भारत में आए थे, ठीक है। ये अंग्रेजों के बाद आए थे, अंग्रेजों से पहले नहीं आए थे, ये अंग्रेजों के बाद आए थे। तो देखिए इसमें क्या है, जो अंग्रेज है, अंग्रेजों के पश्चात कौन व्यापारी आए थे, 1616 में भारत में आए थे। कौन कौन आए थे, जो डेनमार्क के निवासी, यानी डेनिश। इनको हम लोग डेनिश कहते हैं, और अगर आप हिंदी में पढ़ते हैं तो डेन इनको कहते हैं, डेन कहा ही जाता है। डेनिश उनको तो कहा ही जाता है, डेनिश कहा जाता है, मगर इनके मूल निवासियों को डेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेन। तो ये भारत में कब आए थे, इसलिए क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में जो डेनिश लोग थे भारत में कब आए थे। तो 1616 में आए थे। किस लिए आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे। नेक्स्ट है, डेनों ने 1620 में तंजौर जिले के त्रावणकोर में अपने प्रथम फैक्ट्री की स्थापित की थी।
अपनी जो प्रथम फैक्ट्री जो डेन थे, डेन लोगों ने अपनी सबसे पहले को जो व्यापारिक फैक्ट्री थी कब स्थापित की थी? 1620 में। कब? 1620 में की थी। कहाँ की थी? जो तंजौर है ना, तंजौर जिले के रावणकोट जगह पे, त्रावणकोर कौन सी? त्रावणकोर जगह पे इन लोगों ने क्या किया था? अपनी प्रथम फैक्ट्री खोली थी 1620 में। नेक्स्ट में मूव कर लेते हैं। और इनकी दूसरी जो व्यापारिक कोठी थी कब खुली थी? तो 1676 में, 1676 में। कहाँ पे? सेरामपुर। तो देखिए सेरामपुर जो था ना, इन लोगों का मतलब काफी इनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जियोग्राफिकली भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और इन लोगों को वहां से इन लोगों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री भी वहीं पर खोली थी। कब खोली थी? 1676 में। डेनों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कब खोली? डेनों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री 1676 में सेरामपुर में खोली। पहले कब खोली? पहले 1620 में तंजौर के त्रावणकोर में, ठीक ना, तंजौर के जिला है, तंजौर जिले के रावणकोर में, ठीक। नेक्स्ट है, भारत में एक स्वीडिश कंपनी की स्थापना भी हुई थी, मगर 1771 में उसने ना पाकिस्तान जो चाइना है, चाइना के साथ अपने संबंध बना लिए कि चाइना अब वो चाइना के साथ व्यापार करने लगा। कौन सी? स्वीडिश कंपनी। देखिए वो कब स्थापित हुई थी? ये जैसे आपसे क्वेश्चन मैं डेन पढ़ा रहा हूँ ना, तो ये इसलिए मैंने पढ़ा दिया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको दिखवा दिया, ठीक। ये कब हुई थी? ये स्वीडिश कंपनी थी। स्वीडिश कंपनी की स्थापना 1771 में हुई थी। भारत में ही हुई थी, मगर इसने भारत को छोड़कर चाइना के साथ अपने व्यापार करने लगा, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है, भारत में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर डलसतमान था। कौन था? डलसतमान। जो देखिए अंग्रेज है तो अंग्रेजों की कंपनी का नाम वो ईस्ट इंडिया कंपनी था। ऐसे जो डेनिश आए थे ना, डेनिश की कंपनियों का नाम डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी था। क्या नाम था? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका पहला गवर्नर डलसतमान था, ठीक। ये आपके यूपीएससी के लिए है, ठीक ना। मैं इसको अपने यूपीएससी वाले प्लेलिस्ट में भी डाल दूंगा और जो आपके हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री वाली है उसमें भी डाल दूंगा। आप लोग दोनों में से देख सकते हैं, क्योंकि देखिए मॉडर्न हिस्ट्री का भी इसमें कवर हो रहा है और हम लोगों का यूपीएससी के लिए भी ये कवर हो रहा है। ये बाकी यूपीपीसीएस, बीपीएससी, एसएससी, एनडीए ये सब के लिए है, ठीक ना। नेक्स्ट है, इनका पहला मुख्यालय कहाँ खुला था? पहला मुख्यालय कोबार के जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु के कोबार जिले में, कोबार जो एक जगह है ना जिले में, वहां पे इन लोगों ने अपनी पहला मुख्यालय खोला था। डेनिश लोगों ने अपना पहला मुख्यालय कहाँ खोला था? तमिलनाडु के कोबार जिले में, ठीक। नेक्स्ट में मूव करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है सेरामपुर डेनों का एक प्रमुख व्यापारिक कोठी थी। जो सेरामपुर मैंने यहाँ पे पढ़ा है ना, सेरामपुर, ये जो सेरामपुर है जहाँ पे इन्होंने अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी खोली थी, तो ये सेरामपुर इनको लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहीं से वो ज्यादा अपने ट्रेड किया करते थे सेरामपुर से, ठीक। नेक्स्ट है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगभग 225 वर्षों तक भारत में अपने उपनिवेश बनाए रखे। जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने 225 सालों तक भारत में अपने उपनिवेश बनाए रखे थे, उनको हटाया नहीं था। वो उनके कोई रीजंस होंगे, ठीक। नेक्स्ट है, 1799 में डेनिश मिशनरी द्वारा सेरामपुर में एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई थी, जिसने 1801 में 1832 तक 40 अलग अलग भाषाओं में किताबें छापी, ठीक। देखिए 1799 में एक डेनिश मिशनरी आई थी। डेनिश मिशनरी ने क्या किया था? सेरामपुर जो है ना, मैंने अभी बताया, सेरामपुर में अपने क्या किया? एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। प्रिंटिंग प्रेस आप लोग जानते होंगे, जॉन गुटेनबर्ग ने उसकी खोज की थी, जिससे किताबें लिखने में होते हैं। खैर अब तो प्रिंटर आ चुके हैं, उस समय बहुत मतलब कि किताबें छापना कोई ऐसी बात नहीं होती थी, वो बहुत ही हार्ड वर्क होता था। जैसे कि जॉन गुटेनबर्ग ने सबसे पहला अपना प्रिंटिंग प्रेस बनाया था, ठीक ना। तो इन्होंने क्या किया? डेनिश मिशनरी ने 1799 में अपने ये जो सेरामपुर में क्या किया? सेरामपुर में अपने वो एक प्रिंटिंग प्रेस बनाया, जिसने 1801 से लेके 1821 से 1832 तक 40 अलग अलग भाषाओं में किताबें छापी थी इंडिया के लिए, ठीक ना। नेक्स्ट है नेपोलियन युद्ध। इस नेपोलियन युद्ध की वजह से ही इन लोगों ने क्या किया था? डेनिश भारत से चले गए थे। नेपोलियन युद्ध में क्या हुआ था? ब्रिटिश लोगों ने एक और मतलब अपना शासन करने के लिए एक और लोगों को हटा दिया था, जैसे जो डेनिश आए थे, एक और यूरोपियन कंपनी को उखाड़ फेंका था। नेक्स्ट है, ये देखिए जो ब्रिटिश है, ये नेपोलियन युद्ध ब्रिटिश वर्सेस डेनिश में हुआ था। कब हुआ था? 1803 से 1815 तक। इसमें क्या हुआ था? जो डेनिश लोग थे, उन लोगों ने जो शिप थी, उनकी शिप जा रही थी, तो अंग्रेजों ने उनपे अटैक कर दिया। अटैक करके उसको क्या किया? पूरे तहस नहस कर दिया उनकी शिप्स को, और उनकी जो बस्तियां होती थी उन सब पे भी कब्जा कर लिया। तो जिसके बाद क्या हुआ? जो डेनिश लोग थे बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ गए। तो उन्होंने अपनी सारी कंपनियां
ब्रिटिश आर्मी को बेचकर वापस अपने यूरोप में चले गए। तो इसलिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी पहली कंपनी बताइए जिसने कि ऐसी पहली कौन सी कंपनी है जिसने अपनी सारी बस्तियां और कंपनियां ब्रिटिश के हाथों में सौंप दी और उन्हें बेचकर चली गई। तो डेनिश। ठीक, अब हम लोग इतना समझ लिए। अब हम लोग फ्रांसीसी पे आते हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम लोग फ्रांसीसी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक ना, हम लोगों ने डेनिश जो थे वो कंप्लीट कर लिया। आप लोगों ने अगर नोट्स बना लिए होंगे अभी तक मेरे हिसाब से, और नहीं अभी कहाँ से आप लोग बनाएंगे। तो चलिए अब फ्रांसीसी का स्टार्ट करते हैं। फ्रांसीसी में है, ये भारत में व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम 1664 ही में लुईस 14 के मंत्री कॉलबर्ट की सहायता से आए। देखिए जो फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसी भारत में कैसे आए? जो लुई 14 वहां का राजा था, लुई XIV, लुई वहां पे ऐसे ही उन लोग राजाओं के नाम ऐसे हुआ करते थे। हम लोगों में ऐसे राजाओं के नाम ऐसे नहीं हुआ करते थे, ऐसे बाबर ये सब हुआ करते थे हम लोगों में। तो और वहां पे क्या हुआ करते थे, यहाँ पे लुई XIV, लुई 14 ये सब ऐसे हुआ करते थे। ठीक, तो देखिए वो जो वहां का लुई 14 थे, वहां के एक मंत्री कॉलबर्ट थे। क्या नाम था उनका? उनका मंत्री का नाम कॉलबर्ट था। तो कॉलबर्ट ने कहा कि भारत के बारे में बताया कि हाँ ये ऐसा ऐसा है, जाओ लूट लो। तो उन लोगों ने क्या किया, तो फ्रांसीसी क्या करने आए, तो फ्रांसीसी भी भारत में आए। ठीक ना, फ्रांसीसी क्या करने के लिए इसी कॉलबर्ट की सहायता से भारत में आए। ठीक ना, और और इन्होंने भी अपनी कंपनी की स्थापना की। इनकी कंपनी जो थी, इनकी कंपनी 1664 में इनकी कंपनी हुई, सबसे पहली बार स्थापना हुई थी। कब? फ्रांसीसी की सबसे पहले कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1664 में। और इनकी कंपनी का नाम भी जान लीजिए। कंपनी का नाम था कंपनी द इंडेस ओरिएंटलेस। क्या नाम था? कंपनी द इंडेस ओरिएंटलेस। नाम याद करने में थोड़ी वो प्रॉब्लम होगी, बट ये आपको याद करना होगा। ठीक ना, कंपनी द इंडेस ओरिएंटलेस। कंपनी द तो आपको याद हो जाएगा, इंडिया में आई थी तो इंडेस, और आपको ओरिएंटलेस बस याद करना है। बस क्लियर, इतना आसान था। नेक्स्ट है, इस कंपनी के गठन में सर्वाधिक योगदान कॉलबर्ट ने दिया था। ठीक ना, ये जो कंपनी बनी थी किसकी वजह से बनी थी? कॉलबर्ट ने इसमें सबसे ज्यादा हेल्प की थी इस कंपनी को बनाने में। ठीक ना, नेक्स्ट है, फ्रांसीसियों की पहली कोठी सन 1668 में। वहां पे देखिए, वहां पे कंपनी की बात की गई है, यहाँ पे कोठी की बात करी गई है। 1668 में फ्रैंको कैरो द्वारा सूरत में खोली गई थी। जो फ्रैंको कैरो था ना, बहुत ही मतलब एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा था, और वो भी एक बहुत अच्छा सा रूलर भी था, गवर्नर टाइप। उसको गवर्नर भी एक टाइम के लिए बना दिया गया था। ठीक ना, तो देखिए फ्रांसीसी की पहली कोठी सन 1668 में फ्रैंको कैरो द्वारा सूरत में खोली गई थी। तो इसलिए क्वेश्चन बन सकता है कि फ्रांसीसी जो थे, फ्रांसीसियों की सबसे पहली कोठी कहाँ पर खोली गई थी, किसके द्वारा खोली गई थी और कब खोली गई थी? ठीक, 1668 में खोली गई थी फ्रैंको कैरो द्वारा सूरत में। ठीक ना, नेक्स्ट है 1673 में फ्रैंको मार्टिन और विलांग द लेस्पिने नाम है। ठीक ना, विलांग द लेस्पिने ने एक मुस्लिम सूबेदार जिसका नाम उसका नाम क्या था? शेर खां लोधी। ठीक ना, मुस्लिम सूबेदार से एक गांव प्राप्त किया जिसका नाम पांडुचेरी था। 1674 में फ्रैंको मार्टिन इसका प्रमुख नियुक्त बना। अब देखिए क्या कह रहा है, जो 1673 में फ्रैंको मार्टिन और विलांग द लेस्पिने, ये विलांग द लेस्पिने जो है ना, एक शिप का वो था, मालिक था। ठीक ना, ये क्या था? एक एडमिरल था। तो ये दोनों क्या किए, ये एक मुस्लिम सूबेदार के पास गए जिसका नाम क्या था? शेर खां लोधी। शेर खां लोधी के पास गए, और शेर खां लोधी ने इनको क्या दिया? एक गांव दिया। ठीक ना, एक बस्ती दे दी जिसका नाम फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी रखा। क्या नाम रखा? पुदुचेरी नहीं, पांडिचेरी नाम रखा। ठीक ना, जिसके पांडिचेरी उन लोगों ने प्राप्त कर लिया। किससे प्राप्त किया? मुस्लिम सूबेदार शेर खां लोधी द्वारा। कब किया? 1673 में। किसने किया? फ्रैंको मार्टिन और विलांग द लेस्पिने ने किया। ठीक ना, और इसका जो 1673 में लिया, उसके जस्ट एक साल बाद 1674 में इसका जो प्रमुख नियुक्त कौन बन गया? फ्रैंको मार्टिन। ये बहुत तेज आदमी था। ठीक ना, इसने क्या किया? पहले लिया और उसके बाद चला के अपने ना वहां का नियुक्त बन गया, खुद को नियुक्त कर लिया। नेक्स्ट, मतलब इसको नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है रिजविक की संधि। अच्छा हाँ, रिजविक की संधि पढ़ने से पहले हम लोगों को वांडीवाश का युद्ध पढ़ना होगा। वांडीवाश का जो युद्ध हुआ था, किसके मध्य हुआ था? अंग्रेजों के और फ्रांसीसी के बीच। ये अंग्रेज सबसे लड़े थे, डच हो चाहे किस हो, अंग्रेजों के साथ इसमें लड़ाई हुई थी। तो देखिए इसमें क्या हुआ था वांडीवाश के युद्ध पे। देखिए अंग्रेज और जो आपके अंग्रेज हैं, अंग्रेज और साथ ही साथ उनके साथ जो डच थे,
डच भी इनकी बात माना करने लगे थे। अब जो अंग्रेज और डचों ने क्या किया था 1693 में, वांडीवाश का युद्ध कब हुआ था, क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा। 1693 में कब हुआ था, 1693 में। वांडीवाश का प्रथम युद्ध 1693 में हुआ था, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट, तो देखिए किस लिए लड़ाई हुई थी, जो यहाँ पे किसकी वजह से, एक वो जो पांडिचेरी लिए थे ना, अंग्रेजों को ये बात अच्छी नहीं लगी, कहे कि उसके पास अब पांडिचेरी आ गया, जाके उनको भी उनके पास भी लड़ाई कर ली है, क्योंकि उनकी लड़ाई करने की आदत ही थी, जाके उनके पास लड़ाई कर ली और उनसे पांडिचेरी छीन लिए। पांडिचेरी छीन, उसके बाद इन लोगों ने पांडिचेरी छीनने के बाद क्या किया, उस पर कब्जा कर लिया। मगर जब रिजविक की जो संधि हुई, रिजविक की संधि जब कब हुई थी 1697 में, इन लोगों ने क्या किया 1697 में जो रिजविक की संधि हुई थी उससे फ्रांसीसियों ने वापस मांग लिया। और इन अंग्रेजों का मन नहीं था देने का, मन नहीं था, मगर ऐसे ही दे दिए। ठीक ना, ठीक। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पॉइंट है मॉरिशस। ये देखिए अब यहाँ पे कोई कोई जगह है, 3 जगह मैंने यहाँ पे लिखी है जिन पे बहुत जल्दी फ्रांसीसियों ने कब्जा कर लिया था। ठीक, तो देखिए जो मॉरिशस है 1725 में से कब्जा कर लिया था, मॉरिशस पे 1725 में माहे पे कब्जा कर लिया था, और 1739 में कराइल पे कब्जा कर लिया था। कहाँ पे, 1725 में मॉरिशस और माहे पे कब्जा कर लिया, किसने, फ्रांसीसियों ने, और कराइल पे 1739 में कब्जा कर लिया। क्लियर। और इन सब का हेड कौन था, पांडिचेरी, इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पांडिचेरी है वो एक जगह थी जहाँ पे मुख्यालय था, जहाँ का कौन था, जो फ्रैंको मार्टिन था वो था, उसका नियुक्त खुद को कर लिया था वहां पे। ठीक ना, प्रमुख। अच्छा देखिए मैंने जो अभी वांडीवाश का युद्ध बताया, इसमें मैं आपको देखिए अंग्रेजों और डच के बीच हुई थी ना, सॉरी अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुई थी। तो इसमें क्या है, देखिए अंग्रेजों के जो उस समय जब ये लड़ाई हुई थी, वांडीवाश वाला वर्सेस हुआ था लड़ाई, जो उस समय अंग्रेजों का गवर्नर कौन था, गवर्नर सर आयरकूट। अंग्रेजों का गवर्नर उस समय कब हुआ, कौन था, जब वांडीवाश का युद्ध हुआ था, गवर्नर सर आयरकूट। नेक्स्ट, और फ्रांसीसी का गवर्नर लाली, लाला नहीं लाली, ठीक, लाली, गवर्नर लाली, कैसे कैसे नाम है। ठीक, तो देखिए आज की ये क्लास यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।